नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चारण उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोग पंचायती राज टॉपिक पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके थे, अर्थात 73वें संशोधन की प्रत्येक सिफारिश को हम पढ़ चुके थे। तो मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि हमने ग्रामीण पंचायती राज पढ़ लिया है, तो नगरीय स्वशासन की भी बात हमको करनी पड़ेगी, अर्थात नगरीय स्वशासन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हमको करनी है। ठीक है साथियों, तो अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे नगरीय स्वशासन की। और नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने का जो काम किया साथियों, वो किया 74वें संविधान संशोधन ने। तो अब हमको पढ़ना है 74वां संविधान संशोधन, 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अर्थात 74वां संविधान संशोधन। अब साथियों, ज्यादातर तो मैंने कहा हम अगर पुराने पेपर देखें तो हमने पुराने पेपर देख के निष्कर्ष ये निकाल दिया होगा कि ज्यादातर हमको जो प्रश्न पूछा जाता है ना, वो प्रश्न हमेशा ही 73वें संशोधन की सिफारिशों से जुड़ा हुआ बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 73वें संशोधन से जुड़े हुए क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार 74वें संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें भी पूछ ली जाती है। तो साथियों, मैं आपके सामने वो भी चर्चा कर लूंगा कि 74वें संशोधन की क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, 74वें संशोधन के द्वारा क्या किया। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जितना विस्तृत हमने 73वां संशोधन पढ़ा है, उतना विस्तृत 74वां संशोधन पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कुछ बातें कार्यकाल है, आरक्षण है, आयोग है, वो सारे सेम है, बस उल्लेख अलग अलग आर्टिकल में वो बातें आपको याद रखनी है। बाकी आपको पता ही है कि सारी हमने राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ लिए, वही राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग इसके लिए भी काम करते हैं, बस उल्लेख अलग अलग में मैं अभी आपके सामने चर्चा करूंगा। तो 74वें संशोधन की सिफारिशों में पहली बात तो आप अच्छे से याद रख लेना साथियों, वो याद रख लेना ये कि इसके द्वारा नगरीय स्वशासन को, ध्यान से सुनना, 74वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया साथियों, तो नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके द्वारा क्या किया गया साथियों, नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने का जो काम किया गया वो किसके द्वारा किया गया साथियों, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, है ना। क्यों? क्योंकि नगरीय स्वशासन का भारत के मूल संविधान में कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं था। हाँ, ग्रामीण पंचायती राज पढ़ाते समय मैंने आपके सामने शायद बोला कि ग्रामीण पंचायती राज के बारे में तो भारत के अनुच्छेद हम 40 पढ़ते हैं, तो उसमें ग्राम पंचायतों के गठन की चर्चा की थी, लेकिन साथियों नगरीय स्वशासन का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं था। नगरीय स्वशासन का तो कोई प्रावधान ही नहीं था संविधान में, और न ही कोई उल्लेख देखने को मिला, है ना। तो मूल संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं था, इसीलिए नगरीय स्वशासन को पूर्णतः संविधान में उल्लेख करने का जो श्रेय दिया जाता है वो 74वें संशोधन को ही दिया जाता है। और इसीलिए 74वें संशोधन की पहली सिफारिश हम पढ़ रहे हैं कि इसके द्वारा नगरीय स्वशासन को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया साथियों। क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा। नंबर दूसरी बात, नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देके आपसे पूछेगा कि नगरीय स्वशासन का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया। नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देके नगरीय स्वशासन का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया, तो साथियों बहुत अच्छे से याद रख लेना, आपको ऐसा ऑप्शन दे सकता है भाग 4, भाग 9, भाग 4A, भाग 9A। तो आपने ग्रामीण पंचायती राज पढ़ा साथियों, और 73वें संशोधन की सिफारिशें पढ़ते समय आपने पढ़ा कि ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 में, तो नगरीय का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया साथियों, संविधान के भाग 9A में। कौन से भाग में, भाग 9A में नगरीय स्वशासन का उल्लेख देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट अगर बात अगली पूछे साथियों तो क्या है, तो ये है दोस्तों कि नगरीय स्वशासन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद कहां से कहां तक किया गया, आर्टिकल कहां से कहां तक किया गया। अब दोस्तों देखिएगा, अगर मैं 73वें संशोधन की बात करूं आपके सामने, तो 73वें संशोधन के द्वारा तो आपने ये पढ़ा, क्या पढ़ा कि 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख करने के लिए आर्टिकल कहां से कहां तक जोड़े, तो 73वें संशोधन के द्वारा तो आर्टिकल जोड़े गए थे 243 से 243O। अनुच्छेद 243 से 243O तक ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख देखने को मिलता है, ऐसा आपने। लेकिन आपसे पूछ ले कि नगरीय स्वशासन का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में, तो साथियों अच्छे से याद रख लेना, नगरीय स्वशासन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243P से, क्योंकि O के बाद क्या आएगा, P आएगा ना, हाँ, तो 243P से आर्टिकल 243 अनुच्छेद 243 ZG तक
किसका उल्लेख देखने को मिलता है साथियों? ZG तक आपके किसका? नगरीय स्वशासन का उल्लेख देखने को मिलता है अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक। यानी टोटली आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना साथियों, 18 अनुच्छेदों में, कितने टोटली आर्टिकल में? 18 अनुच्छेदों में आपको मैं बता दूं ना, तो नगरीय स्वशासन का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आर्टिकल पूछ ले तो कहां से कहां तक? 243P से 243 ZG तक। नंबर नेक्स्ट अगली बात कि नगरीय स्वशासन का उल्लेख संविधान के कौन सी अनुसूची में किया गया साथियों? है ना, तो अनुसूची नंबर कौन सी में किया गया दोस्तों? अनुसूची नंबर 12 में। नगरीय स्वशासन का उल्लेख संविधान के कौन सी अनुसूची में किया गया साथियों? तो अनुसूची नंबर 12 में नगरीय स्वशासन का उल्लेख देखने को मिलता है। अब ध्यान रखना कि नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देके भाग 9A में उल्लेख किया, आर्टिकल 243P से 243ZG तक उल्लेख किया, और अनुसूची नंबर कौन सी में उल्लेख किया? 12 में। तो आपसे पूछ ले, ये जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, ये कब लाया गया था? ये पारित हुआ था 1992 में साथियों। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भी पारित तो कब हुआ? 1992 में, लेकिन यहां पर अच्छे से याद रख लेना कि यह अधिनियम भारत में लागू कब हुआ था? तो दोस्तों अच्छे से याद रख लेना, यह अधिनियम आपके भारत में लागू हुआ था 1 जून 1993 को। ध्यान से सुन, ये लाया तो पारित तो 1992 में हुआ था, ध्यान से सुन लेना, लेकिन 74वां संविधान संशोधन भारत में लागू कब हुआ था? 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भारत में लागू हुआ साथियों कब? 1 जून 1993 को यह अधिनियम भारत में लागू हो जाता है। और दोस्तों अच्छे से याद रख लेना कि इस 74वें संशोधन के द्वारा नगरीय स्वशासन को कितने कार्य दिए गए, तो यह भी बहुत अच्छे से याद रख लेना कि इस 74वें संशोधन के द्वारा नगरीय स्वशासन को कितने काम देने की बात की गई? 18 कार्य दिए गए साथियों। कितने? नगरीय स्वशासन को 18 कार्य देने का बात हुई थी। कौन से संशोधन के द्वारा? 74वें संशोधन के द्वारा। तो ये जितनी भी विशेषताएं आप पढ़ रहे हो वो 74वें संविधान संशोधन की है। 74वें संशोधन के द्वारा नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया। नगरीय स्वशासन का उल्लेख भाग 9A में अनुच्छेद 243 से 243 पे ZG तक, 243P से 243 ZG तक, अनुसूची नंबर 12 में। अब पारित 1992 में, लेकिन लागू 1 जून 1993 को, और कितने काम देने की बात हुई थी? 18। ये सारी सिफारिशें जो आप पढ़ रहे हो 74वें संविधान संशोधन की पढ़ रहे हो। ठीक है साथियों, अब 74वें संशोधन के बारे में इनका जो आरक्षण देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है 74वें संशोधन के बारे में बता देता हूं आपको सामने। आरक्षण है, जो आयोग है, जो कौन कौन से अनुच्छेदों में, वो याद रखना, क्योंकि ग्रामीण के लिए तो आपने पढ़ रखा है आरक्षण 243D में पढ़ा था, ग्रामीण पंचायती राज में। लेकिन यहां पर पूछ ले कि नगरीय स्वशासन के लिए जो संस्थाएं हैं, है ना, नगरीय स्वशासन कितने प्रकार का है? 3। वो 3 स्तर नहीं है, 3 प्रकार है, अलग अलग है तीनों ही, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। आपको पता है ये एक दूसरे के नियंत्रण में काम नहीं करते हैं, ये अपने स्वतंत्र अंग के रूप में काम करते हैं। तो उन जब भी तीनों ही प्रकार, जैसे नगर पालिका, नगर परिषद और नगर परिषद के चुनाव होते हैं, तो उनमें आरक्षण का प्रावधान क्या है? तो सबसे पहले तो सुन लेना साथियों, नगरीय स्वशासन में जो आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? तो सबसे पहले तो याद रखना, नगरीय स्वशासन में आरक्षण का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243D में है। हाँ, ग्रामीण का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में था? 243D में, और यहां आरक्षण का उल्लेख 243D में। अब आरक्षण में वो की वो बातें जो आपने ग्रामीण में पढ़ी थी, अनुच्छेद 243D में, लेकिन आरक्षण की बातें वो की वो है जो ग्रामीण में पढ़ी। आप कहते हो वो की वो कौन सी है? पहली बात है कि कोई भी राज्य नगरीय स्वशासन के चुनाव में SC और ST को तो आरक्षण देगा ही देगा। SC और ST को तो आरक्षण देना बाध्यता है, और SC और ST को आरक्षण किसके अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में देगा। किसके अनुपात में आरक्षण देगा दोस्तों? जनसंख्या के अनुपात में। क्लियर? दूसरी बात आरक्षण की गई OBC की। किसकी की गई साथियों? OBC की। आपसे पूछ ले कि OBC के आरक्षण, जो OBC को आरक्षण दिया गया साथियों, वो OBC का आरक्षण राज्यों की इच्छा पर निर्भर रखा गया। OBC का आरक्षण किसकी इच्छा पर? मैंने आपको पहले ही बताया था, हाँ, ग्रामीण में भी राज्यों की इच्छा पर रखा गया कि राज्य चाहे तो दे, नहीं चाहे तो कोई बाध्यता नहीं है ना। किसको? OBC का आरक्षण। तो मेरे को बताइए राजस्थान ने दे दिया क्या? बिल्कुल कह देना, नोट लगा कर लिख रहा हूं कि राजस्थान ने OBC को आरक्षण दे दिया है।
राजस्थान ने ओबीसी को आरक्षण दे दिया है। क्लियर। और तीसरी बात आरक्षण की याद रखना साथियों, महिलाओं की। किसकी? महिलाओं की। अब 74वें संशोधन ने नगरीय स्वशासन के चुनाव में महिलाओं को कितने? महिलाओं को 1/3 आरक्षण तो दिया ही जाएगा। 1/3 आरक्षण तो दिया ही जाएगा। हाँ, 1/3 आरक्षण देना तो राज्य की क्या है? बाध्यता है साथियों। लेकिन आपको पता है कि राज्य की बाध्यता है 1/3 आरक्षण देने की, लेकिन राजस्थान ने कितना दे दिया है ना। मैंने कहा 1/3 आरक्षण तो दिया ही जाएगा, लेकिन राज्य चाहे तो अधिकतम कितना दे सकता है? अधिकतम 50% भी दे सकता है। अधिकतम 50% दे सकता है। हाँ, देना कोई बाध्यता नहीं है, अधिकतम 50% दे सकता है अगर राज्य चाहे तो। नहीं तो 1/3 आरक्षण तो राज्य को देना ही पड़ेगा, और राज्य चाहे तो अधिकतम कितना दे सकता है? 50 दे सकता है। लेकिन अब मैं आपको राजस्थान की स्थिति पूछ लूं कि राजस्थान ने कितना दे दिया साथियों, तो आपको पता ही होगा कि राजस्थान ने महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया है। राजस्थान ने 50% आरक्षण दे दिया है। और 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। ये भी याद रख लेना, 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश, है ना। लेकिन राजस्थान ने 2008 में 9 में अधिनियम लाकर 8-9 में आरक्षण 50% कर दिया था। तो ये आरक्षण का प्रावधान है नगरीय स्वशासन में। सबसे पहली बात तो सुन लेना, आरक्षण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 243T में। एससी और एसटी को आरक्षण देना राज्य की बाध्यता, राजस्थान ने भी दे दिया जनसंख्या के अनुपात में। ओबीसी को आरक्षण देना राज्यों की इच्छा पर निर्भर था, राजस्थान ने दे दिया है ना। और महिलाओं को न्यूनतम 1/3 तो देना जरूरी था, अधिकतम 50 दिया जा सकता है, राजस्थान ने अधिकतम 50 दे दिया है। क्लियर दोस्तों, ये ध्यान से सुन लेना आप। अब आपको मैं बता दूं साथियों कि आपके सामने ये जो आयोग कार्यकाल है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष ही। आपको कार्यकाल का तो पता ही है, कार्यकाल की तो बात बताने की आवश्यकता नहीं है। नगरीय स्वशासन का कार्यकाल भी कितना है? 5 ही है, वो का वो सेम कार्यकाल है। ठीक है। अब यहां पर आपको पता है कि राज्य नगरीय स्वशासन के लिए भी, नगरीय स्वशासन का चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। अब आपको पता है कि ग्रामीण का चुनाव करवाने के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया, है ना। तो नगरीय संस्थाओं के चुनाव करवाने के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया। लेकिन साथियों, आपसे सवाल में पहला तो यह पूछ लूं कि राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख ग्रामीण के लिए तो अनुच्छेद 243K में था, लेकिन नगरीय स्वशासन के लिए यहां पर कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया राज्य निर्वाचन आयोग का? साथियों, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया? तो राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया साथियों 243ZA में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZA में किसका उल्लेख किया? राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया, है ना। और कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग है जो नगरीय संस्थाओं के भी चुनाव करवाएगा। अब एक बात तो बहुत अच्छे से और सुन लेना कि केवल उल्लेख अलग अलग जगह है। 73वें संशोधन ने ग्रामीण संस्थाओं का चुनाव करवाने के लिए 243K में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया, और 74वें संशोधन ने नगरीय स्वशासन का चुनाव करवाने के लिए अनुच्छेद 243ZA में उल्लेख किया, है ना। उल्लेख अलग अलग आर्टिकल में देखने को मिलता है साथियों, ये याद रखना। बाकी आयोग एक ही है, जो मैंने आपको 73वें संशोधन में पढ़ा रखा है कि एक ही राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। उसकी योग्यताओं का निर्धारण उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्ति करता है। कार्यकाल 5 या 65 होता है। हटाने का प्रकार वही न्यायाधीशों के समान है। राजस्थान का प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ था, वर्तमान में प्रेम सिंह मेरा। सारा का सारा वही आयोग है, सेम ही आयोग है, आयोग अलग नहीं है। ऐसा कहीं पर भी आप मत समझ लेना कि राजस्थान में नगरीय संस्थाओं के चुनाव करवाने के लिए तो अलग राज्य निर्वाचन आयोग है और ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने के लिए अलग राज्य निर्वाचन आयोग है। नहीं, अलग नहीं, एक ही है। अलग नहीं है दोस्तों, क्या है? एक ही है। हाँ, लेकिन उल्लेख अलग अलग जगह है, बस अनुच्छेद 243ZA में। बाकी मेरे को यहां पर कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। अब राज्यों को जो नगरीय संस्थाएं काम करती है साथियों, अभी आपने लिखा 18 कार्य दिए गए उनको, है ना। तो वो 18 कार्य दिए गए, तो 18 कार्य करने के लिए नगरीय संस्थाओं को क्या चाहिए? अनुदान चाहिए, पैसे चाहिए। और उन पैसों का निर्धारण करने के लिए कहा कि नगरीय संस्थाओं को अनुदान देने की सिफारिश करने के लिए भी एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और नगरीय संस्थाओं के लिए 74वें संशोधन के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन करके इस राज्य वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया साथियों? भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया राज्य वित्त आयोग का उल्लेख? तो अच्छे से सुन लेना साथियों, राज्य वित्त आयोग का जो उल्लेख किया गया यहाँ पर वो क्या? अनुच्छेद 243Y में।
ध्यान से सुन लेना। आर्टिकल 243 में किसका उल्लेख देखने को मिलता है साथियों? अनुच्छेद 243 में नगरीय संस्थाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। तो नगरीय संस्थाओं का जो उल्लेख देखने को मिलता है वह अनुच्छेद 243 में है। यह राज्य विधायक का उल्लेख है। ठीक है साथियों, तो ये सारी 74वें संशोधन की आरक्षण क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में? राज्य वित्त आयोग। अब राज्य वित्त आयोग आप पढ़ चुके हो, मैंने गठन पढ़ा दिया था 73वें संशोधन, वही वित्त आयोग है, बस उल्लेख अलग जगह है ना। कहीं पर भी, यहां पर भी मैं वापस बोल देता हूं, ये मत सोच लेना कि पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्वशासन के अलग अलग वित्त आयोग बने हुए, नहीं, वित्त आयोग एक ही है लेकिन उल्लेख अलग अलग जगह। वो एक ही वित्त आयोग जो पंचायतों के लिए भी काम करेगा और नगरीय स्वशासन के लिए भी कार्य करेगा, लेकिन आपको आर्टिकल अलग अलग है, वो पूछे जा सकते हैं साथियों, वो अच्छे से आप याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, वो पूछ ले कि अपने पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान तो अनुच्छेद 243 में, ठीक है, और नगरीय स्वशासन के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान तो अनुच्छेद 243 में। बाकी सारी बातें एक समान है। तो ये कुछ खास सिफारिश है 74वें संशोधन की बातें याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है कि राजस्थान में भी 74वें संशोधन के द्वारा 3 प्रकार के नगरीय स्वशासन का गठन किया जा रहा है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। तो अब आपको यह पढ़ना पड़ेगा कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम का गठन कैसे किया जाता है और उनके मुखिया कौन होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है। ये सारी बातें मैं अभी आपके सामने करने वाला हूं। अभी बताऊंगा उनका स्तरों का गठन कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक लिखिएगा, आप हेडिंग लगाइएगा 74वां संविधान संशोधन, 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 1992 में पारित हुआ था साथियों। में फिर लिखना दोस्तों, नंबर 1 74वें संशोधन की सिफारिश से लिखो एक एक करके। सिफारिशों में नंबर 1 लिखिएगा दोस्तों, इसके द्वारा नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके द्वारा, किसके द्वारा साथियों? 74वें संशोधन के द्वारा। हाँ, इसके द्वारा नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नंबर 2 लिखिएगा, नगरीय स्वशासन का उल्लेख संविधान के भाग 9A में है। भाग 9A में। फिर लिखो, नगरीय स्वशासन का उल्लेख अनुच्छेद 243P से 243ZG तक टोटली 18 में। नगरीय स्वशासन का उल्लेख अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG तक है। टोटली कितने आर्टिकल जोड़े साथियों? 18 अनुच्छेद जोड़े गए, 18। फिर लिखेगा, अगली बात लिखो साथियों, नगरीय स्वशासन का उल्लेख अनुसूची नंबर 12 में है। नगरीय स्वशासन का उल्लेख अनुसूची नंबर 12 में है। 12 में। फिर लिखो, 74वां संविधान संशोधन भारत में लागू। 74वां संविधान संशोधन भारत में लागू लिख दो 1 जून 1993 को। 1 जून 1993 को। और फिर लिखो, 74वें संशोधन के द्वारा नगरीय स्वशासन को कुल 18 कार्य दिए गए। कुल 18 कार्य दिए गए। टोटली काम दिए वो दिए साथियों 18। ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप, नगरीय स्वशासन में आरक्षण, नगरीय स्वशासन के चुनाव में आरक्षण।
आरक्षण का प्रावधान क्या है वो लिखिएगा। आरक्षण का पहले तो उल्लेख लिखो कौन से अनुच्छेद में, आरक्षण का प्रावधान कौन से आर्टिकल में, लिखो अनुच्छेद 243 टी में। आरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 243 टी में। टी में। अब आरक्षण में है क्या, कब आता है, नंबर 1 लिखिएगा आरक्षण की बात। नंबर 1 लिखो दोस्तों, वो लिखो एससी व एसटी को आरक्षण दिया जाएगा जनसंख्या के अनुपात में। मतलब एससी और एसटी को तो आरक्षण देना बाध्यता है, बस लिख दो। किसके अनुपात में दिया जाएगा, तो लिख दो जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में। नंबर दूसरी बात लिखो आरक्षण की, वो लिखो ओबीसी का आरक्षण राज्यों की इच्छा पर निर्भर रखा गया, राज्यों की इच्छा पर निर्भर रखा। तो आप पूछोगे राजस्थान ने दिया कि नहीं दिया, तो नोट लगाकर लिख दो राजस्थान ने ओबीसी को आरक्षण दे दिया है। राजस्थान ने ओबीसी को आरक्षण दे दिया है। नेक्स्ट लिखो तीसरी बात, वो लिखो महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण तो दिया ही जाएगा, ये तो देना बाध्यता है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण तो देना ही पड़ेगा, ये तो बाध्यता है। और आगे लिख दो अधिकतम चाहे तो 50% भी दे सकते हैं, अधिकतम 50% भी दे सकते हैं। मतलब न्यूनतम 33 तो देना बाध्यता है, राज्य चाहे तो अधिकतम 50 भी दे सकता है। अधिकतम 50 देना किसकी इच्छा पर निर्भर है, राज्यों की इच्छा पर निर्भर है। अधिकतम 50 भी दिया जा सकता है। तो राजस्थान ने कितना दे दिया, तो नोट लगा के लिखो साथियों, राजस्थान ने 50% आरक्षण दे दिया है। राजस्थान ने 50% आरक्षण दे दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आप हेडिंग लगाओ अगली बात, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख नगरीय स्वशासन के लिए साथियों, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 ZA में है। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 243 ZA में, ZA में। अब राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या होगा, नगरीय स्वशासन के चुनाव करवाना और इन चुनाव से संबंधित मतदाता सूचियों को तैयार करना, ये राज्य निर्वाचन। फिर लिखो राज्य, अब आप कहते हो फिर गठन कैसे किया जाएगा, पदाधिकारी कौन है, वो मैं आपको ग्रामीण में बता चुका हूं। आयोग वही है, बस अलग अलग जगह उल्लेख है ना। आर्टिकल याद रखना, बाकी सारी बातें वही आयोग एक ही है, अलग अलग है ही नहीं, आयोग तो एक है, बस उल्लेख अलग अलग जगह कर रखा है। फिर हेडिंग लगाओ राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। अब राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 243Y में, अनुच्छेद 243Y में राज्य निर्वाचन आयोग राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कर रखा है। ये आप बहुत अच्छे से याद रख लेना साथियों। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना 74वें संशोधन। अब आपको पता है कि हमारे राजस्थान में भी 3 प्रकार की नगरीय स्वशासन का गठन किया जा रहा है। वो कैसे किया जा रहा है जरा ध्यान से सुन लीजिएगा साथियों। वो ये है कि राजस्थान में नगरीय स्वशासन बता रहा हूं आपको। तो राजस्थान में सर्वप्रथम आपको पूछ ले तो राजस्थान में, ध्यान से सुनना साथियों, राजस्थान में सन 1959 में 1959 में नगर पालिका अधिनियम लाया गया था। हाँ, अधिनियम लाया गया, संविधान में कोई उल्लेख नहीं था साथियों। 1959 में नगर पालिका अधिनियम लाया गया था, तो राजस्थान में पहली बार नगर पालिका अधिनियम कब लाया गया, 1959 में। ठीक है, अब आपको पता है कि राजस्थान में यह नगर पालिका अधिनियम 1959 वाला कब तक समाप्त रहा, 2009 तक लागू रहा था साथियों। 2009 में नया नगर पालिका अधिनियम आया था। अब आप कहते हैं 1995 में तो नगरीय स्वशासन के चुनाव भी हो गए थे 74वें संशोधन के प्रावधान अनुसार, फिर 2009 तक प्रावधान, बिल्कुल
ये इसमें जो प्रावधान थे वो लागू रहे थे, है ना। तो अब राजस्थान में भी साथियों आपको बता देना चाहता हूं, राजस्थान में तीन प्रकार का नगरीय स्वशासन गठित हो रहा है। तीन प्रकार का नगरीय स्वशासन गठित किया जा रहा है। अब वो तीन प्रकार कौन कौन सा है सुन लीजिएगा पहले तो आप आराम से। वो पहला प्रकार है साथियों नगर पालिका। अब तीन स्तर न लिखे, मैंने तीन प्रकार के नगर पालिका के प्रावधान लिखा साथियों। नगर पालिका, अब नगर पालिका का गठन कहां पर किया जाएगा, तो यहां पर जनसंख्या का आधार क्या है सबसे पहले तो सुन लीजिएगा साथियों। वो क्या है, नगर पालिका में पहली बात तो सुन लेना कि जहां पर जनसंख्या, ध्यान से सुनना साथियों, जहां पर जनसंख्या 20,000 से अधिक, ध्यान से सुनना, जनसंख्या 20,000 से तो क्या हो, 20,000 से अधिक हो और 1 लाख से कम हो, अधिक व 1 लाख से कम, ध्यान से सुनना साथियों, 20,000 से अधिक व 1 लाख से कम हो, वहां पर किसका गठन किया जा सकता है साथियों, नगर पालिका का। तो पहली बात तो याद रखना कि नगर पालिका का गठन करने के लिए जनसंख्या चाहिए वो कितनी चाहिए, न्यूनतम 20,000 से तो अधिक होनी चाहिए और 1 लाख से कम होनी चाहिए। वहां पर किसका गठन किया जाएगा साथियों, नगरीय स्वशासन में पहला स्तर गठित किया जाएगा, पहला प्रकार होगा नगर पालिका। अब नगर पालिका का गठन किया जाएगा साथियों, तो नगर पालिका का गठन किन किन से मिलकर होगा आपसे पूछ ले, है ना। तो इसमें नगर पालिका का गठन, नगर पालिका के मुखिया को हम क्या कहते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कैसे, वह पार्षद से मिलकर होता है। नगर पंचायत कह दूं या नगर पालिका कह दूं एक ही बात है ना, मिलकर होता है। इनसे मिलकर किसका गठन होगा साथियों, नगर पालिका का। नगर पालिका का गठन किन किन से मिलकर होगा पूछ ले तो, नगर पालिका का गठन होगा आपको पता है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद से मिलकर, है ना। किसका गठन होगा साथियों, पार्षद के साथ अधिशासी अधिकारी अर्थात ईओ, पार्षद के साथ आप लिख सकते हो ईओ, है ना, पार्षद व, आगे लिख देता हूं अधिशासी अधिकारी, पार्षद व ईओ से मिलकर होता है। ईओ यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हम हिंदी में अधिशासी अधिकारी कहते हैं, मिलकर होता है। क्लियर। अब आपको पूछ ले कि इस नगर पालिका का जो मुखिया होगा साथियों वो कौन होता है, इस नगर पालिका का मुखिया होता है अध्यक्ष। नगर पालिका के मुखिया को हम क्या कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं। अब आज की तिथि में आपको पता है, अच्छे से सुन लेना कि नगर पालिका के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव आज की तिथि में, यहां पर बार बार परिवर्तन हुआ है, अभी मैं परिवर्तन कब हुआ बताऊंगा आपको। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है दोस्तों, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव आज की तिथि में होता है ना, वो चुनाव आज की तिथि में अप्रत्यक्ष तरीके से होता है ना। हाँ याद रख लेना, चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है साथियों। किसका चुनाव, नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है साथियों, ठीक है। हाँ, बीच में पहले अप्रत्यक्ष होता था, फिर प्रत्यक्ष करवाया, वापस आज की तिथि में अप्रत्यक्ष हो रहा है। अब अप्रत्यक्ष तरीके से करते कौन है, तो नगर पालिका के सदस्यों को किस नाम से जाना जाता है साथियों, पार्षद। पार्षदों के द्वारा बहुमत के आधार पर, पार्षद किस आधार पर करते हैं साथियों, पार्षद बहुमत के आधार पर किसका चुनाव करते हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। तो नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है ना। और करते कौन है, नगर पालिका के सदस्य होते हैं पार्षद। वो पार्षद अपने में से बहुमत के आधार पर किसका चुनाव करते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। लेकिन आप पूछोगे फिर पार्षद का चुनाव कैसे होता है, तो पार्षद का चुनाव होता है साथियों, आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, अगर नगरीय स्वशासन के चुनाव देखे तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से। पार्षद का चुनाव कैसे होता है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से होता है। हाँ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का आज की तिथि में चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। क्लियर, ये याद रख लेना आप। और अब आप मेरे से सवाल ये पूछोगे कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद का चुनाव कैसे होता है, समझ में गया। अब आप कहोगे योग्यता क्या है, हटाया कैसे जाता है, कार्यकाल क्या होती है। तो साथियों मैं ना तो योग्यता बताऊंगा ना हटाना बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, उसका रीजन क्या है,
उसका रीजन ये नहीं कि मैं बताना नहीं चाहता हूं, आपको बताऊंगा, लेकिन बताने का कोई उद्देश्य मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि योग्यता वही काम करने वाली जो आपने पंचायती राज संस्था में पढ़ा। हटाने का प्रावधान आज की तिथि में वही है जो आपने सरपंच में पढ़ा। जो प्रोसेस सरपंच को हटाने के काम आता है वो प्रोसेस नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने के काम आएगा, है ना। और जो योग्यता है उनकी वही योग्यता इनकी है। आज इनकी योग्यता क्या है आपको पता है? पार्षद लड़ने के लिए चुनाव में योग्यता क्या है? उस नगर पालिका की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, आयु 21 वर्ष, घर में शौचालय, और 27 नवंबर 1995 के बाद संख्या में तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए। ये योग्यता है। हटाने का तरीका वही है, ठीक है, बाकी कोई अंतर ही नहीं है। तो क्या बताऊं मैं आपको? और इसीलिए नोट लगाकर अंतिम बात लिख रहा हूं साथियों, वो ये लिख रहा हूं कि वर्तमान में राजस्थान में नगर पालिकाएं, वर्तमान में राजस्थान में नगर पालिकाएं, राजस्थान में 150 नगर पालिकाएं हैं। वर्तमान में राजस्थान में 150 नगर पालिकाएं। यह आंकड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, आप अच्छे से फैक्चुअल आंकड़ा याद रख लेना, है ना। हाँ, क्योंकि मैंने कहा ना अभी आज की तिथि में मैं पढ़ा रहा हूं, तब मैंने आंकड़ा ये देख के लिखवाया आपको, ठीक है। यह आंकड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। जब भी आपका एग्जाम डेट आए उससे 2 दिन पहले का लेटेस्ट आंकड़ा, है ना, नगर पालिका की ऑथेंटिक साइट पर सर्च करके आप पता करना, ठीक है। आज की तिथि में नगर पालिका कितनी? 150 है। तो ये पहला प्रकार हुआ नगर पालिका। अब दूसरा प्रकार कौन सा होता है साथियों? दूसरा प्रकार लिख रहा हूं नगर परिषद। दूसरा प्रकार कौन सा होता है मेरे साथियों? नगर परिषद। अब नगर परिषद का गठन कहां पर किया जाएगा? सबसे पहली बात तो याद रखना, है ना, नगर परिषद जो बनेगी वो नगर परिषद का गठन कहां पर किया जाएगा? नगर परिषद का गठन कहां पर किया जाएगा? तो अच्छे से याद रख लेना नगर परिषद के बारे में साथियों बातें वो याद रखना कि जहां पर जनसंख्या कितनी? 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक व 5 लाख से कम, 5 लाख से क्या हो? कम हो, कम हो, वहां पर किसका गठन किया जा सकता है साथियों? वहां पर गठन किया जाएगा किसका? नगरीय परिषद का। अब नगर परिषद का गठन किन किन से मिलकर होता है? तो साथियों अच्छे से याद रख लेना, नगर परिषद का गठन किससे मिलकर होता है? नगर परिषद का गठन सभापति, नगर परिषद के मुखिया को हम क्या कहते हैं? सभापति, उप सभापति, पार्षद व आयुक्त से मिलकर होता है। नगरीय आयुक्त कह दूं, है ना, हाँ, व पार्षद व, है ना। नगर परिषद का गठन होता है सभापति, उप सभापति, है ना, और किससे मिलकर? पार्षद, और यहां पर भी आयुक्त कह दूं साथियों, एक ही बात है ना, हाँ, आयुक्त से मिलकर होता है। नगरीय आयुक्त कह दूं या वही लिख दूं, वह ईओ लिख देता हूं यहां पर भी, हाँ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही कहते हैं इसको, ईओ से मिलकर होता है। गठन किससे मिलकर होता है? नगर परिषद का गठन होता है सभापति, उप सभापति, पार्षद व ईओ। यहां पर भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, इसको हम नगरीय आयुक्त कह सकते हैं। इसका भी नाम अधिशासी अधिकारी भी इसको कह सकते हैं, उससे मिलकर होता है। अब आपसे पूछ ले कि नगर परिषद का जो मुखिया होता है सभापति होता है? बिल्कुल होता है। तो सभापति व उप सभापति का चुनाव कैसे होता है बताओ? ध्यान से सुन लेना, आज की तिथि में सभापति व उप सभापति का चुनाव कैसे होता है साथियों? चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। सभापति व उप सभापति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। कौन करते हैं साथियों? पार्षद अपने में से ही बहुमत के आधार पर करते हैं। इसके सदस्यों को पार्षद ही कहते हैं, इसके नहीं, तीनों के ही सदस्यों को पार्षद कहते हैं। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, तीनों के ही सदस्यों को हम पार्षद के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। पार्षद बहुमत के आधार पर ही करते हैं साथियों, ठीक है। और आप मेरे से पूछोगे फिर पार्षद का चुनाव कैसे होता है? तो वो तरीका वही अभी मैंने आपको बताया, है ना। पार्षद का चुनाव कैसे होता है? पार्षद का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से, पार्षद का चुनाव जनता के द्वारा कौन से तरीके से? प्रत्यक्ष तरीके से होता है।
ठीक है दोस्तों। और अब अंतिम बात याद रख लेना, वो ये है, नोट लगा कर लिख देता हूं आपके सामने। वो क्या है साथियों कि वर्तमान में राजस्थान में नगर परिषद कितनी है? तो वर्तमान में राजस्थान में कितनी? 34 नगर परिषद है। हाँ, कितनी नगर परिषद है साथियों? 34 नगर परिषद है। क्लियर? ये आपके दूसरा प्रकार है नगरीय स्वशासन का, नगर परिषद। लेकिन नगरीय स्वशासन के कितने प्रकार बताए मैंने? 3, नगर पालिका, नगर परिषद 2 तो पढ़ लिए। अब अंतिम और तीसरा प्रकार बच जाता है साथियों, वो कौन सा होता है? नगर निगम। नगर निगम। क्लियर साथियों? अब नगर निगम के बारे में पहली बात याद रखना कि जहां पर जनसंख्या कितने से अधिक हो वहां गठित होगा, जहां पर जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो। जहां पर जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो वहां पर किसका गठन किया जाएगा साथियों? नगर निगम का। किसका गठन किया जाएगा? नगर निगम का। अब नगर निगम का गठन किन किन से मिलकर होगा? गठन किन किन से मिलकर होगा? तो नगर निगम का गठन महापौर, जिसको मेयर भी कहते हैं, उप महापौर, पार्षद वह किससे मिलकर? CEO से मिलकर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है यहां पर भी, हाँ, CEO से मिलकर होता है। किसका गठन है? नगर निगम का। अब नगर निगम का मुखिया कौन होता है? जिसको हम कहते हैं महापौर। अब नगर पालिका मुखिया को कहा? अध्यक्ष। नगर परिषद में मुखिया को कहते हैं सभापति, और नगर निगम में मुखिया को कहते हैं महापौर। तो नगर निगम का जो मुखिया होता है साथियों वो होता है महापौर। तो आपसे पूछ ले कि महापौर व उप महापौर का चुनाव आज की तिथि में कैसे हो रहा है? तो दोनों याद रख लेना कि महापौर और उप महापौर का चुनाव आज की तिथि में कैसे हो रहा है? आज की तिथि में अप्रत्यक्ष तरीके से हो रहा है। कैसे हो रहा है? अप्रत्यक्ष तरीके से। कौन करते हैं? वही तरीका जो मैं बार बार बोल रहा हूं, पार्षद अपने में से ही बहुमत के आधार पर। पार्षद अपने में से ही किस आधार पर करते हैं साथियों? पार्षद अपने में से ही बहुमत के आधार पर करते हैं। पार्षद अपने में से ही किस आधार पर करते हैं? बहुमत के आधार पर। किसका चुनाव करते हैं? महापौर उप महापौर का। तो अब आप मेरे से पूछोगे फिर पार्षद का चुनाव कैसे होता है? तो वही बात है, पार्षद का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष तरीके से, जनता के द्वारा। प्रत्यक्ष तरीके से किसके द्वारा? जनता के द्वारा। क्लियर? और अब साथियों अच्छे से याद रख लेना, वो क्या याद रख लेना? वो ये याद रख लेना कि वर्तमान में राजस्थान में कितने नगर निगम है ना? वर्तमान में राजस्थान में नगर निगम कितने हैं? इन आंकड़ों में परिवर्तन आया है, आपको पता है ना कि पहले नगर निगम कितने थे साथियों? 7 ही थे, लेकिन अब बढ़ गए। तो वर्तमान में राजस्थान में नगर निगम कितने हो गए? वर्तमान में राजस्थान में 10 नगर निगम है। हाँ, 3 बढ़ गए, 10 नगर निगम है। अब पहले 7 कहां थे? जहां 7 संभाग थे वहां 7 नगर निगम थे। अब आप कहते हो 3 बढ़ कौन से गए? 3 ऐसे संभाग जहां पर 2-2 नगर निगम बना दिए। जयपुर में 2 नगर निगम है ना, जयपुर में 2 नगर निगम, जोधपुर में 2 नगर निगम और कोटा में 2 नगर निगम। पहले तो 7 संभागों पर नगर निगम थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर और आपके उदयपुर और कौन सा? है? अरे 7 तो नगर निगम के याद है, नामक नहीं है ना? बीकानेर और भरतपुर। ठीक है साथियों, ये 7 नगर निगम थे। उन 7 ही नगर निगम में 7 संभाग थे, उन 7 ही संभागों पर एक नगर निगम था। जहां 7 संभाग, जहां 7 नगर निगम। लेकिन अब क्या हुआ? अशोक गहलोत सरकार के द्वारा परिवर्तन हुआ है साथियों ये, और 3 ऐसे संभाग जहां पर 2-2 नगर निगम बना दिए क्योंकि जनसंख्या अधिक हो गई है ना, और वो थे जयपुर, जोधपुर और कोटा। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2-2 नगर निगम करने के कारण कितने नगर निगम हो गए साथियों? 7 और 3 10।
तो आज की तिथि में नगर निगम कितने हैं? आज की तिथि में नगर निगम है साथियों 10। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से आप याद रख लेना। तो नगर निगमों की संख्या कितनी है? नगर निगमों की संख्या कितनी है? 7। नगर निगम कितने साथियों? 7 नगर निगम। दस नगर निगम में पहले 7 संभाग पड़ते। 7 संभाग कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, और एक कौन सा बच गया? अजमेर। हाँ, अजमेर बचा हुआ था ना। हाँ, उन 7 संभागों पर पहले नगर निगम थे, और 3 में बार बार कह रहा हूं, जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2-2 कर दिए, इसलिए नगर निगमों को कितने? 10। क्लियर? तो आज की तिथि में नगर निगमों की संख्या 10 है। ये 3 प्रकार के नगरीय स्वशासन का गठन किया जाता है: नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। कहां कहां पर जनसंख्या याद रख लेना, गठन किया जाएगा, वो थोड़ी सी बातें आप अच्छे से याद रख लेना। बाकी तीनों का कार्यकाल आपको पता ही, आरक्षण आपको पता ही है। और तीनों की बैठकों के बारे में बात करूं साथियों, तो बैठक 60 दिन में एक बार। ध्यान से सुन लेना। इन तीनों के बारे में 2 बातें नोट लगा के लिख रहा हूं। तीनों के बारे में हाँ, नोट लगा के क्या लिख रहा हूं? तीनों के बारे में बैठक और गणपूर्ति। इन तीनों की तीनों की एक समान है, बैठक और गणपूर्ति। आप कहते हो बैठक है कितनी? तीनों की ही 60 दिन में एक बार। अब 60 दिन मतलब 2 माह में एक बार। ठीक है, और तीनों की गणपूर्ति कितनी है? 1/3। बस, गणपूर्ति कितनी? 1/3। और बैठकें कितनी? तीनों की 60 दिन में एक बार। तीनों ही संस्थाओं की बैठक 60 दिन में एक बार, और गणपूर्ति तीनों की 1/3 होती है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो ये बैठक और गणपूर्ति के बारे में मैंने बात बता दी। अब ध्यान से सुन लेना, जो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ साथियों, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो क्या हुआ कि अभी अभी मैंने आपको तीनों ही स्तर पढ़ाते समय ये लिखवाया कि तीनों ही स्तर के मुखियाओं का चुनाव आज की तिथि में अप्रत्यक्ष तरीके से हो रहा है। लिखवाया, और पहले भी अप्रत्यक्ष तरीके से ही हो रहा था। लेकिन साथियों हुआ क्या कि 2009 में, ध्यान से सुनना, सरकार किसकी थी? अशोक गहलोत की। हाँ, 2009 में नगर पालिका संशोधन अधिनियम लाकर, 2009 में नगर पालिका संशोधन अधिनियम लाकर अधिनियम लाया गया और कहा कि इसके माध्यम से किया क्या गया? 2 परिवर्तन किए साथियों। क्या किया? और कहा कि तीनों ही संस्थाओं के मुखियाओं का, तीनों ही संस्थाएं कौन सी? नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। तीनों ही संस्थाओं के मुखिया का चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष तरीके से करवाया जाएगा। चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष तरीके से करवाया जाएगा। हां, एक तो कहा कि चुनाव अप्रत्यक्ष नहीं होगा, अब चुनाव प्रत्यक्ष होगा। और दूसरा एक और परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण साथियों याद रखना, और वो क्या कहा? इनको हटाने के लिए क्या किया जाएगा? राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया लागू की जाएगी। राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया लागू की जाएगी। राइट टू रिकॉल का मतलब समझ रहे हो ना? वापस बुलाने का अधिकार। जो चुनते हैं उन्हीं को वापस बुलाने का अधिकार। चुना जनता ने प्रत्यक्ष तरीके से, तो जनता अगर चुनने के बाद दुखी हो जाती है उस जनप्रतिनिधि से और कहती है कि हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है, तो जनता उसको वापस बुला सकती है। वो होता है साथियों राइट टू रिकॉल। और अब आपको पता है राइट टू रिकॉल का प्रोसेस लागू कब हुआ? 2009 में। तो 2009 में यह अधिनियम लाकर 2 परिवर्तन किए। एक तो कहा कि चुनाव होगा प्रत्यक्ष तरीके से, और एक कहा कि जो हटाने का तरीका सरपंच के समान चल रहा था ना, वो हटा देंगे। तो हटाने के लिए राइट टू रिकॉल होगा। अब आप कहते हो राइट टू रिकॉल का मतलब क्या होता है? अरे भाई, जनता ने प्रत्यक्ष तरीके से चुन लिया, अब वो जनप्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है, तो जनता सीधा वापस वोटिंग करेगी।
और मान लो 500 लोगों ने वोट डाला, कल्पना करो वापस बुलाने के लिए 500 लोगों ने वोट डाला, जिसमें से 251 सदस्यों ने कह दिया कि वापस आजा घर, तो वो पद से हट जाएगा। और 251 सदस्यों ने कहा कि तू बैठा रहे, तो अपने पद पर बैठा रहेगा। वो होता है राइट टू रिकॉल। अब राइट टू रिकॉल का प्रोसेस राजस्थान में लागू हुआ 2009, लेकिन साथियों मेरे को बताइएगा कि क्या राइट टू रिकॉल का प्रयोग राजस्थान में कभी हुआ क्या? अभी 2014 में इसको हटा भी दिया था, लेकिन अभी हटाने से पहले आपको बता देता हूं कि राइट टू रिकॉल का प्रयोग राजस्थान में एक बार हुआ, मात्र एक बार आज तक, है ना। राजस्थान में राइट टू रिकॉल का प्रयोग मात्र कितनी बार हुआ? एक बार। और वो कब हुआ साथियों? अच्छे से सुन लेना, नोट लगा के लिख रहा हूं। राजस्थान में राइट टू रिकॉल का प्रयोग मात्र एक बार, मात्र कितनी बार? एक बार। कब हुआ? मात्र एक बार। कब हुआ? 12 दिसंबर 2012 को, अर्थात 12/12/12 को। डेट पूछ ले तो क्या बताओगे? 12/12/12 को। अरे भाई 12 दिसंबर 2012 को। कहां पर? 12 जिले की। अब देख लो, जिला भी 12, सहयोग देखो आप। 12 जिले की मांगरोल नगर पालिका के अध्यक्ष, मांगरोल नगर पालिका के अध्यक्ष अशोक जैन के खिलाफ, अशोक जैन के खिलाफ क्या किया गया मेरे साथियों? इस राइट टू रिकॉल का प्रयोग किया गया। आज तक केवल कितनी बार? मात्र एक बार प्रयोग हुआ इसका, राइट टू रिकॉल का। कब हुआ? 12/12/12 को। कब? किसके खिलाफ? 12 जिले की नगर पालिका के अध्यक्ष अशोक जैन के खिलाफ। अब क्या हुआ आगे सुनना। सन 2014 में नगर पालिका संशोधन अधिनियम लाकर क्या कहा? लाकर कहा कि तीनों ही संस्थाओं के मुखियाओं का चुनाव तीनों ही संस्थाएं, वापस बता रहा हूं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, मुखियाओं के, तीनों ही स्तर के मुखियाओं का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। वापस 2014 में चुनाव कैसे करवा दिया? अप्रत्यक्ष। 2009 में कहा प्रत्यक्ष करवाएंगे, 2014 में कहा अप्रत्यक्ष होगा। और क्या कहा? और राइट टू रिकॉल को समाप्त कर दिया गया। राइट टू रिकॉल का जो प्रोसेस था ना, उसको हटा दिया। कहा कि हटाने के लिए कोई राइट टू रिकॉल कुछ नहीं होगा, तो हटाने के लिए वही प्रोसेस काम आएगा जो सरपंच के काम आता है। बस सीधी सी बात है, जो सरपंच को हटाने की प्रक्रिया है वो काम आएगी। कोई राइट टू रिकॉल कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस चलेगा। जिस प्रक्रिया से सरपंच हटता है उसी प्रक्रिया से इनको भी हटाया जाएगा। बस आप तो ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो आज की तिथि में मैंने आपको तीनों स्तर के मुखिया का चुनाव अप्रत्यक्ष बताया। बिल्कुल, आज की तिथि में तीनों स्तर के मुखिया का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, और हटाने के लिए वही आज भी प्रोसेस काम में लिया जा रहा है जो सरपंच के काम आता है। ठीक है साथियों, ये बातें आप तीनों स्तर की याद रख लेना, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ आप, राजस्थान में नगर पालिकाओं के बारे में कुछ बातें आप लिख दीजिएगा। वो लिखेगा, पहली बात लिखना साथियों, राजस्थान में सन 1959 में सन 1959 में
नगर पालिका अधिनियम लाया गया था? नाइनटीन 59 में नगर पालिका अधिनियम लाया गया था। 1959 में नगर पालिका अधिनियम लाया गया था। फिर लिखो, राजस्थान में 3 प्रकार का नगरीय स्वशासन चल रहा है। राजस्थान में 3 प्रकार की नगरीय संस्थाओं का गठन किया जा रहा है। नगरीय संस्थाओं का 3 प्रकार की नगरीय संस्थाओं का गठन किया जा रहा है। ठीक है, वो 3 प्रकार की संस्थाएं कौन कौन सी है? नंबर 1 लिखो दोस्तों, नगर पालिका। नगर पालिका, नगर पालिका में लिखेगा नंबर 1 बात साथियों, वो लिखो, जहां पर जनसंख्या 20,000 से अधिक व 1 लाख से कम हो। जनसंख्या 20,000 से अधिक व 1 लाख से कम हो, वहां पर किसका? वहां पर नगर पालिका का गठन किया जाएगा। वहां पर नगर पालिका का गठन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो दूसरी बात, नगर पालिका का गठन, नगर पालिका का गठन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद, व ईओ से मिलकर होता है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ से मिलकर होता है। ईओ से मिलकर होता है। क्लियर? इनसे मिलकर नगर पालिका गठन बनता है। फिर लिखो, नगर पालिका का मुखिया अध्यक्ष होता है। नगर पालिका का मुखिया कौन होता है? अध्यक्ष होता है। मुखिया अध्यक्ष होता है। अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है वो भी लिख दीजिएगा। लिखना साथियों, नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष तरीके से कौन करते हैं? तो लिख दो, पार्षद बहुमत के आधार पर करते हैं। पार्षद बहुमत के आधार पर करते हैं। पार्षद बहुमत के आधार पर करते हैं। फिर लिखिएगा, अब पार्षद का चुनाव कैसे होता है तो वो लिख दीजिएगा, पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। पार्षद का चुनाव कैसे होता है साथियों? प्रत्यक्ष तरीके से होता है। प्रत्यक्ष तरीके से होता है। नेक्स्ट लिखो, नोट लगाकर वो लिखना, वर्तमान में राजस्थान में 150 नगर पालिकाएं हैं। अब बैठक और गणपूर्ति में एक साथ लिखवा दूंगा तीनों की, अभी सिर्फ इतना लिख दो, वर्तमान में राजस्थान में 150 नगर पालिकाएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लिखो नंबर दूसरा स्तर, नगर परिषद। नंबर दूसरा प्रकार लिखो आप नगरीय स्वशासन का, नगर परिषद। नगर परिषद। अब नगर परिषद में लिखो, जहां पर जनसंख्या 1 लाख से अधिक व 5 लाख से कम हो। एक लाख से अधिक व 5 लाख से कम हो।
वहां पर किसका गठन किया जाएगा साथियों? नगर परिषद का। अब नगर परिषद गठन किन किन से मिलकर होगा यह भी लिखिएगा साथियों। गठन किन किन से मिलकर होता है तो लिखो, नगर परिषद का गठन सभापति, उपसभापति, पार्षद व ईओ से मिलकर होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, ईओ से मिलकर होता है। ठीक है, फिर लिखो लाइन बदल के, वो लिखना दोस्तों, सभापति व उपसभापति का चुनाव सभापति व उपसभापति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। सभापति व उपसभापति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अब अप्रत्यक्ष तरीके से करते कौन है तो क्वेश्चन में लिख देना, पार्षद बहुमत के आधार पर करते हैं। इसके सदस्यों को पार्षद कहते हैं, तीनों के ध्यान रखना साथियों। लिख दो, पार्षद बहुमत के आधार पर करते हैं। अब पार्षद बहुमत के आधार पर इनका चुनाव करते, पार्षद का चुनाव कौन करते हैं तो लिख दो, पार्षद का चुनाव जनता प्रत्यक्ष तरीके से करती है। पार्षद का चुनाव जनता प्रत्यक्ष तरीके से करती है। फिर लिखो, नोट लगा के लिखना, वर्तमान में राजस्थान में 34 नगर परिषद है। वर्तमान में राजस्थान में 34 नगर परिषद है, 34 नगर परिषद है। क्लियर? फिर लिखो आप नंबर तीसरी स्तर या संस्था, नगर निगम। स्तर तो कह नहीं सकते हैं, गलत है, 3 स्वतंत्र संस्थाएं, तीनों ही स्वतंत्र संस्थाएं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। तीसरी संस्था का नाम लिखो नगर निगम। अब नगर निगम के बारे में पहली बात लिखना साथियों, जहां पर जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो। अब इसकी अधिकतम कोई सीमा नहीं है, बस न्यूनतम है 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। अधिकतम भले कितना ही हो, क्योंकि जनसंख्या अधिक होगी 2 बनेंगे, जैसे जोधपुर में बने, जयपुर में बने, कोटा में बने। ये लिख दो, जहां पर जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो वहां किसका गठन किया जाता है? नगर निगम का। 5 लाख से अधिक। अब नगर निगम गठन किन किन से मिलकर होता है तो यह भी लिख दीजिएगा। नगर निगम का गठन महापौर, उप महापौर, पार्षद व सीईओ से मिलकर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ से मिलकर होता है। क्लियर? फिर लिखो, अगली बात लिखना साथियों, महापौर व उप महापौर का चुनाव महापौर व उप महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष तरीके से कौन करते हैं तो क्वेश्चन में लिख देना, पार्षद बहुमत के आधार पर करते हैं। पार्षद बहुमत के आधार पर करते हैं। पार्षद बहुमत के आधार पर करते हैं। अब पार्षद का चुनाव कैसे होता है तो वही तरीका तीनों का लिख दो, तीनों का सेम तरीका ही चल रहा है तो लिख दो, पार्षद का चुनाव जनता प्रत्यक्ष तरीके से करती है। पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से जनता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और फिर नोट लगा के लिख दो, वर्तमान में राजस्थान में 10 नगर निगम हैं। वर्तमान में राजस्थान में 10 नगर निगम है।
कितने साथियों? 10। तो ये तीनों ही स्तर की खास खास बातें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की। अब तीनों ही स्तर की दो बातें बड़ी कॉमन है, वो लिख दीजिएगा, बैठक और गणपूर्ति। तो लिख दो, नोट लगा के लिख देना, बैठक तीनों की 60 दिन में एक बार। बैठक लिख दो, तीनों की 60 दिन में एक बार, यानी 2 महीने में एक बैठक, ठीक है। और तीनों की गणपूर्ति लिख दो 1/3। तीनों की किसकी? नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की। तीनों की गणपूर्ति लिख दो 1/3। बाकी योग्यता हटाना वही है जो आपको मैंने पंचायती राज में पढ़ाया था, ग्रामीण में, है ना, ये ध्यान रख लेना। तो गणपूर्ति 1/3। क्लियर दोस्तों? अब कुछ परिवर्तन किया गया, वो आप भी लिख दीजिएगा साथियों। क्या हुआ? नोट लगा के लिखना, सन 2009 में सन 2009 में नगर पालिका संशोधन अधिनियम लाया गया। सन 2009 में नगर पालिका संशोधन अधिनियम लाया गया और कहा कि तीनों ही संस्थाओं के मुखियाओं का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से करवाया जाएगा। तीनों ही संस्थाएं कौन सी? नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। हाँ, तीनों ही संस्थाओं के मुखियाओं का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से करवाया जाएगा। मुखियाओं का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से करवाया जाएगा। तो चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से, और लाइन बदल के लिखो, हटाने के लिए राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया लागू की जाएगी। लिखो, हटाने के लिए राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया लागू की जाएगी। राइट टू रिकॉल का प्रोसेस लागू किया जाएगा। ये दो परिवर्तन किए 2009 में। अब क्या हुआ फिर? तो राइट टू रिकॉल का प्रयोग हुआ राजस्थान में कभी? तो लिख देना, नोट लगा के, एक बार हुआ। लिख दो, राइट टू रिकॉल का प्रयोग राजस्थान में मात्र एक बार। राइट टू रिकॉल का प्रयोग राजस्थान में मात्र एक बार। कब हुआ साथियों? तो लिख दो, 12 दिसंबर 2012 को। 12 दिसंबर 2012 को 12 जिले की मांगरोल नगरपालिका के अध्यक्ष 12 जिले की मांगरोल नगरपालिका के अध्यक्ष अशोक जैन के खिलाफ 12 जिले की नगरपालिका के अध्यक्ष अशोक जैन के खिलाफ आज तक एक बार ही प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके बाद इसको हटा दिया। कब हटा दिया? 2014 में। तो ये 2014 वाली बात भी लिख दीजिएगा, नोट लगा के साथियों, नोट लगा के लिखना। 2014 में, नोट लगा के लिखना साथियों, 2014 में नगर पालिका संशोधन अधिनियम लाकर कहा कि नगर पालिका संशोधन अधिनियम लाकर कहा कि तीनों ही संस्थाओं के मुखियाओं का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से करवाया जाएगा। तीनों ही संस्थाओं के मुखियाओं का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से करवाया जाएगा। और आगे लिखना साथियों, और राइट टू रिकॉल को समाप्त किया गया। लिख देना, और राइट टू रिकॉल को क्या किया गया? समाप्त किया गया। तो तीनों ही स्तर के मुखियाओं का आज की तिथि में चुनाव कैसे हो रहा है? अप्रत्यक्ष हो रहा है ना। और हटाने के लिए वही प्रोसेस है सरपंच वाला। राइट टू रिकॉल का जो प्रोसेस था वो क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये इतनी बातें तो आपको नगरीय स्वशासन में याद रखनी ही होगी, है ना। तो साथियों, ये 34वें संशोधन की सिफारिश है और राजस्थान में नगरीय संस्थाओं का गठन कैसे हो रहा है वो सारी बातें। आशा करता हूं 34वें संशोधन की सिफारिश है और नगरीय संस्थाओं से जुड़ी हुई प्रत्येक बात आपके समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।